आज के समय में शिक्षा के लिए अपने बच्चों के प्रति माता पिता बहुत जागरूक हैं और बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा ही शीघ्रता करने लगे हैं। विद्वानों के अनुसार 4 और 5 वर्ष की अवस्था से पहले बच्चों को शिक्षा नहीं दिलानी चाहिए। इससे उनके मस्तिष्क पर अनावश्यक जोर पड़ता है। इसीलिए आज प्री नर्सरी के भी बहुत से स्कूल खुल गए हैं। वे स्कूल पाठ्यक्रम के हिसाब से शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि आपस के तालमेल को बढ़ाने और खेल खेल में बच्चों की जानकारी बढ़ाने पर जोर देते हैं। इन प्री नर्सरी स्कूलों में अच्छी खासी फीस ली जाती है और माता पिता पर भी आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। फिर भी ये स्कूल खूब चल रहे हैं और उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। मेरे बचपन के समय में व्यापारी समुदाय व्यापार और उद्योग में तो अनुभवी और सक्षम थे, लेकिन पढ़ाई पर व्यापारी समाज बहुत कम ध्यान देता था। मामूली पढ़ाई लिखाई ही समुचित मानी जाती थी। मेरे पिताजी के समय उस समय जितने व्यापारी थे उनमें कोई कोई ही ऐसा होगा जो ग्रेजुएट होगा, नहीं तो सभी मामूली पढ़े लिखे व्यापारी हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई के काम की देखभाल के लिए उनके यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति नौकरी पर रख लिए जाते थे। यहाँ तक कि अगर कोई मुकदमों का काम होता तो वकील और उनके बीच में पैरोकार की हैसियत से काम करने के लिए एक बिचौलिया होता था। वो व्यापारी और वकील के बीच की सारी चीज़ों का समुचित रूप से व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होता था। मैंने खेलते कूदते कबड्डी, लंगड़ी टांग, गेंद बल्ला ये सब खेलने में 7 वर्ष बिता दिए। तभी हमारी मकान मालिन के भाई श्री लज्जाराम बंसल अपने लड़के महेंद्र को एडमिशन कराने के लिए पास के ही श्री दिगंबर जैन पाठशाला में गए। वहाँ पहली से चौथी कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। जब महेंद्र, जो मेरे साथ खेला करता था, उसमें भर्ती हो गया तो दूसरे दिन मैं स्वयं ही महेंद्र के साथ स्कूल चला गया और वहाँ अपना नाम लिखा दिया। बाद में मेरे बड़े भाई साहब गए और औपचारिकताएं पूरी करके फीस जमा कर आए। इस स्कूल का नाम था श्री दिगंबर जैन पाठशाला। ये श्री दिगंबर जैन मंदिर बेलनगंज आगरा के सामने 2 मंजिली छोटी सी इमारत थी, जिसमें पहली मंजिल पर पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होती थी और दूसरी मंजिल पर तीसरी और चौथी कक्षा की पढ़ाई होती थी। पढ़ाई के लिए यहाँ पर टाट की पट्टियाँ बिछी होती थीं और बच्चे घोली हुई खड़िया की दवात और नेहचे की कलम बनाकर पट्टियों पर लिखा करते थे। ये पट्टियाँ लकड़ी के तख्ते की बनी हुई हुआ करती थीं। मुझे मालूम है कि उस समय 8 आने की एक बनी बनाई पट्टी मिलती थी। 2 पैसे का नेहचा आता था और 2 पैसे की खड़िया। वो खड़िया एक दवात में घोल दी जाती थी तो उसमें सफ़ेद रंग की खड़िया का घोल बन जाता था। नेहचे की कलम से उस पट्टी पर खड़िया से लिखा करते थे। नेहचे को छीलकर उसकी होल्डर नुमा एक नुकीली बड़ी अच्छी सी कलम बनाई जाती थी, जिससे लिखने में आसानी हो जाती थी। पट्टी पर हम हिरमिच लगाकर उसको घोटे से चिकना किया करते थे। पट्टी की एक तरफ हम स्वर व्यंजन अथवा हिंदी की इबारत लिखते थे और पट्टी के दूसरी ओर 100 तक की गिनती और पहाड़े, यही सब लिखाया जाता था। पूरी पट्टी भरकर हम स्कूल से छुट्टी होने पर पट्टी, कलम और बोतका लेकर अपने घर आ जाते थे। उस समय बच्चों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं था। कोई कमीज़ पाजामा पहन कर आ रहा है और कोई नेकर पहन कर आ रहा है, कोई जूते पहन कर आ रहा है तो कोई नंगे पैर ही आ रहा है। इसी तरह विद्यार्थी उस समय पढ़ने जाते थे। मैंने भी 7 वर्ष की उम्र में अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी थी। हमारी कक्षा में 25 विद्यार्थी होते थे। हमारे स्कूल में 2 मास्टर साहब थे, एक हेडमास्टर श्री कुंदन लाल जैन और दूसरे श्री चुन्नीलाल जी। दोनों ही खूब ध्यान से पढ़ाने का कार्य करते थे और हमारी पढ़ाई समुचित रूप से चलती थी। यद्यपि स्कूल की बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई का स्तर वो बहुत अच्छा था। हमको पहली कक्षा से ही 100 तक की गिनती और स्वर व्यंजनों को
अच्छी तरह से लिखना सिखा दिया जाता था। दूसरी कक्षा में आते आते तो लाखों की संख्या में अगर कोई संख्या बोली जाती थी तो उसको भी हम लिखने में समर्थ हो गए थे और लिखावट इतनी सही लिखी जाती थी कि हिंदी की कोई भी गलती नहीं होती थी। मैं पहली और दूसरी कक्षा में अव्वल नंबरों से पास हुआ और प्रथम स्थान मिलने से इनाम का हकदार भी। वर्ष के अंत में उस स्कूल के मालिक श्री सौभाग्यमल जैन, जो फर्म सेठ मगनमल नेमीचंद के स्वामी थे, वो वार्षिकी पुरस्कार वितरण का आयोजन श्री दिगंबर जैन की धर्मशाला की छत पर किया करते थे। अपनी कक्षा में प्रथम आने के कारण मुझे 1.5 रुपये से 2 रुपये तक की राशि के इनाम मिल जाया करते थे। इनाम के रूप में नेहचे, पहाड़े की किताबें, कापियाँ आदि होती थीं, लेकिन इस इनाम को पाकर हमें जो खुशी मिलती थी उसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। ये स्कूल एक दिगंबर जैन पाठशाला थी, इसलिए स्कूल में पढ़ाई से पहले णओंकार मंत्र से प्रार्थना होती थी, जो मुझे आज भी याद है। मेरे भाई साहब उस समय मुफीद आम हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वो मुझसे 4 वर्ष बड़े थे और वो 8वीं कक्षा में वहाँ पढ़ते थे। मेरे बताने पर कहा करते थे कि जब उनकी क्लास में और बड़े स्कूलों में पहुँचोगे ना, तब पता लगेगा कि तुम पढ़ाई में वाकई कितने होशियार हो। मैंने जब 4थी कक्षा पास कर ली तब समस्या हुई कि अब किस स्कूल में एडमिशन लिया जाए। फिर मैंने इसके बाद मुफीद आम हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जो उस समय के बहुत अच्छे स्कूलों में गिना जाता था। सीधे 4थी से 6ठी क्लास में एडमिशन लिया। वहाँ एडमिशन से पहले टेस्ट लिया जाता था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से टेस्ट को पास कर लिया। मुझे 6ठी क्लास में एडमिशन मिल गया। श्री राधिका विहारी श्रीवास्तव वहाँ के हेड मास्टर थे। इसके अलावा अलग अलग विषयों के अलग अलग मास्टर थे। वहाँ लकड़ी की बेंचों पर बैठने की व्यवस्था थी और सामने जो बेंच के साथ रखी हुई टेबल थी उसमें दवात फिक्स हुआ करती थी, जिसमें वहाँ का चपरासी रोज़ लिखने की स्याही भर दिया करता था। उन बेंचों और टेबल पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। एक ब्लैक बोर्ड लगा होता था जिस पर हमारे टीचर अपने विषय के बारे में ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाते थे। मुझे 4थी क्लास से एकदम 6ठी क्लास में पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई और मैं पहले साल से ही क्लास में प्रथम स्थान पर रहा। महेंद्र भार्गव नाम से एक छात्र था, वो दूसरे स्थान पर आया और तीसरे स्थान पर गुरुदयाल, जो जाटो समाज का था, वो आया। उस समय कोई भेदभाव स्कॉलरशिप में नहीं था। मेरे पिताजी फीस देने में सक्षम थे, इसलिए मैंने कभी भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया। गुरुदयाल के संबंध में बता चुका हूँ। पढ़ने में वो अच्छा था, लेकिन उसकी क्लास में हमेशा 3rd पोजीशन ही आती थी। मैं और महेंद्र भार्गव 1st और 2nd पोजीशन पर रहते थे। तभी मुझे पता लगा कि अगर गुरुदयाल की 1st पोजीशन आ जाए तो उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। मुझे लगा कि उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए ये उसके लिए बहुत ही बड़ी सहायता होगी। तब मैंने और मेरे साथी ने निश्चय किया कि इस बार परीक्षा कुछ इस तरह से देंगे कि हम दोनों की पोजीशन 2nd और 3rd रहे, और यही हुआ। हमारी योजना सफल रही और 7वीं क्लास में जब गुरुदयाल को स्कॉलरशिप मिली तो हम बहुत प्रसन्न थे। मुझे ध्यान है कि एक दिन हम गुरुदयाल के घर पर भी गए थे। उसका घर कच्चा बना हुआ था, लेकिन साफ सुथरा पुता हुआ था। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए इतना तो मैं तब समझ नहीं पाया, पर आज मैं समझता हूँ कि वो इसलिए खुश हुए कि उनके घर ऊंची जाति के लोग भी उनके पुत्र के मित्र के रूप में आए हैं। जब मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने पीने के लिए उनसे पानी मांगा, तो गुरुदयाल की माँ ने पूछा, तुम हमारे यहाँ का पानी पी लोगे? उस समय तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब सोचता हूँ तो स्पष्ट होता है कि उनको डर लगता था कि अगर किसी को पता लगा कि किसी ऊंची जाति के बच्चे ने उनके हाथ का पानी पी लिया है तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं अक्सर
अपने पिताजी के साथ उनकी दुकान पर चला जाया करता था। मेरा पूरा परिवार एक धार्मिक परिवार था। मेरे पिताजी गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण को मंगवाया करते थे। इस कल्याण का एक साल में एक वार्षिक अंक निकलता था। वो बहुत बड़ा होता था। उसमें सनातन धर्म के बारे में विशेष रूप से चर्चा होती थी। मुझे इस कल्याण के पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं शुरू से ही इसके सारे अंकों को पढ़ा करता था। मेरा ये शौक वर्षों तक चलता रहा, परंतु पढ़ाई के साथ साथ जो मेरे मन में नए विचार आते गए तो मेरे मस्तिष्क ने पुरानी कथाओं और नई शिक्षाओं में आपस में सामंजस्य करना सीख लिया। बहुत से विचार ऐसे थे जो पुराने समय की परिस्थिति में लिखे गए थे, जो हजारों वर्षों से चली आ रही थीं और बदलते समय में बहुत सी चीज़ें लुप्त हो चुकी थीं, जैसे दास प्रथा हमारे सतयुग से महाभारत काल तक चलती रही और ये हमारे देश में ही नहीं सभी देशों में थी। अब ये दास प्रथा खत्म हो चुकी है, तो मालूम पड़ता है कि दुनिया बदल रही है। इस नए ज़माने में बहुत सी अच्छी बातें सामने आई हैं। मुफ्ती आम हाई स्कूल उस समय के बहुत अच्छे स्कूलों में माना जाता था। यह कायस्थ समाज के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता था और उस समय शिक्षा के क्षेत्र में कायस्थ लोग सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त और विद्वान हुआ करते थे। अध्यापन कार्य आदि सभी क्षेत्रों में उनका बोलबाला था। उस समय के सबसे बड़े डॉक्टर कायस्थ समाज से ही आते थे, लेकिन कायस्थों में व्यापार या उद्यमशीलता की ओर कोई झुकाव नहीं था। इसलिए इतनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी होने के बावजूद नौकरी अथवा अन्य पेशे से ही वे लोग जुड़े रहे। व्यापार ज़्यादातर वैश्य समुदाय के ही हाथ में रहा। उस समय कहावत थी कि अनपढ़ लोग काम करने के लिए पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखकर काम करा सकते हैं, तो उन्हें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए उस समय के व्यापारी या उद्यमी कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन बाद में उन्हें चेत हुआ कि यदि खुद शिक्षित हुआ जाए तो उनकी उद्यमशीलता और बढ़ेगी और उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना प्रारंभ कर दिया। मुफ्ती आम हाई स्कूल में हिंदू और मुसलमान सभी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज जो मुसलमानों में कट्टरपन देखा जाता है वो उस समय नहीं था। उस समय स्कूलों व कॉलेजों में ही नहीं, बड़े लोगों में भी काफ़ी सामंजस्य रहता था। आगरा की प्रसिद्ध जामा मस्जिद के नीचे जितनी भी दुकानें थीं, उनमें हिंदू व्यापारी ही किराएदार थे और कोई झगड़ा टंटा नहीं होता था। ये हो सकता है कि अंग्रेज़ों का शासन कठोर होने के कारण और उनके कानूनों का पालन सुचारू रूप से करने के कारण काफ़ी शांति रहती थी। अंग्रेज़ों ने भले ही भारत की धन संपदा का दोहन किया हो, लेकिन उनका शासन सख्त था और हर समुदाय को अपने स्कूलों को संचालित करने की आज़ादी थी।